अगली क्लास में मतलब ये चैप्टर लास्ट खत्म हो जाएगा। काफी बड़ा चैप्टर था, आपने देख लिया, बहुत सारी चीजें चली जा रही ना, लेकिन आज की क्लास और नेक्स्ट क्लास के अंदर ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। फिर टेस्ट का जो मैंने आपको बताया था ना, मैंने इसीलिए चैप्टर के बीच में नहीं लिया कि इस वीक में ये खत्म हो जाए, इस चक्कर में आज टेस्ट नहीं हुआ। तो आप संडे को टेस्ट दीजिए, मैं आपको पहले बताया। केमिस्ट्री किस चीज का टेस्ट बोल रहे हैं? क्लास अलग है, टेस्ट अलग है, उसका क्या लेना है? टेस्ट अलग है भाई, नहीं फिक्स है, आपको संडे को देना भाई टेस्ट है। क्यों क्यों? किसी का अच्छा देखिए भैया, चलो बात करते हैं। एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं सरफेस एनर्जी। ध्यान सुनिए भाई, मैंने टेंशन को किस चीज से डिनोट कराया था? हाँ भाई, सरफेस टेंशन को मैंने किससे डिनोट किया था? ऐसे ऐसे ही किया था। अच्छा एक बात सोचो ध्यान से, अरे इधर जैसे कि एक आपके पास कंटेनर में पानी है, ऐसे करके कोई भी चीज है, कोई भी लिक्विड है, सो यू नो दैट कि अगर मैं इसका टॉप व्यू देखता हूँ, अगर मैं इसी पानी का टॉप व्यू देखता हूँ, तो टॉप व्यू में मैं ऐसा कह सकता हूँ कि सारे के सारे पार्टिकल एक दूसरे को मतलब क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। अरे भाई साहब मैंने कहा कि अगर मैं इस पानी का टॉप व्यू देखता हूँ, इस पानी को ऊपर से देखता हूँ और इसको अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे देखा जाए, सो एवरी टू पार्टिकल्स, जो भी दो पार्टिकल एक साथ है, वो एक दूसरे के पास आने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही है रोसीर है, ऐसे करके आने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, इसी फोर्स को बोलो क्या कहा गया है? सरफेस टेंशन। लेकिन सरफेस टेंशन अब कितनी कैसी कैलकुलेट होगी? तो किसी भी एल लेंथ पे, अरे भाई बस करो, किसी भी एल लेंथ पे अगर टोटल सरफेस टेंशन जो है
वो F फोर्स की महसूस हो रही है, मतलब इस L लेंथ पे नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है F। हमने महसूस किया कि एक लेंथ L हमने इमेजिनरी सोची, उस पे ऐसे पार्टिकल का कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नेट F फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो एक यूनिट के लेंथ पे जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी को बोलो क्या बोलते हैं, सरफेस। इसके मैंने आपको रीजन बताई थी कि ये एक्चुअली ये जो सरफेस टेंशन होती है ये पार्टिकल्स को, लिक्विड को हमेशा इकट्ठा करने की कोशिश रखती है। सरफेस टेंशन हमेशा क्या कोशिश रखती है कि सारे पार्टिकल एक दूसरे क्लोज रहे और लिक्विड हमेशा कैसा रहे, इकट्ठा रहे, फैले ना, सिकुड़ा रहे, है ना। टेम्परेचर के साथ ही कम हो जाता है सरफेस टेंशन, फैलने लग जाता है, कि आपको समझाया गया था भाई। बेसिकली सरफेस टेंशन इस बात, इसको बहुत सिंपल शब्दों में, आसान शब्दों में समझना है तो ये है कि लिक्विड के सरफेस के ऊपर, लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, एक नेट अट्रैक्शन होती है जो कि उनके पार्टिकल्स को एक दूसरे के पास बांध के रखने की कोशिश करती है। इसी वजह से कोई हल्की चीज डिप नहीं कर पाती, बिकॉज ये पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज रहते हैं और अपने अंदर से किसी चीज को जाने नहीं देते हैं। इसी को बोला गया सरफेस टेंशन। बट सरफेस टेंशन का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, तो हमने कहा किसी एल लेंथ पे अगर हमने नेट फोर्स इमेजिन किया तो पता लगा कि कुछ एल लेंथ अगर हम सरफेस पे खींच दें, लिक्विड के सरफेस पे, हम पाए नेट फोर्स उसके ऊपर एफ लग रहा है। ऐसे देखो ना, ये कुछ फोर्स, ये कुछ फोर्स, ये कुछ फोर्स, तो एल लेंथ पे अगर एफ नेट फोर्स लग रहा है, सरफेस टेंशन की वैल्यू कितनी होगी थी, एफ बाई एल, दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। मुश्किल जाएगा कुछ भी, बड़ा आसान था। अब आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सरफेस एनर्जी। अब ये क्या चीज है, देखिए फॉर्मूला याद करने बेसिकली छोटे मोटे चीजें हैं, ठीक है ना। और इसके बाद बस एक कोहेजन एडहेशन वाला कैपिलरी राइज वाला टॉपिक है, और फिर है प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप, बस और कुछ नहीं बचा है, सारा खत्म होने वाला बस ये इस चैप्टर तक का। फिर ऑसिलेशन रेट शुरू करेंगे, मतलब इसके बाद कुल मिला के 2 चैप्टर हैं, तो थोड़ा बहुत ठीक है बस बड़े, बाकी सब सिलेबस आपको खत्म ही हो जाएगा। अब शुरू हो जाएगा कैसे सरफेस एनर्जी। अच्छा पेपर का कुछ पता है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का पेपर कब आएगा, अभी कोई नहीं आएगा। मुझे बायो वाली मैम कहती है बिल्कुल फरवरी में पेपर बच्चों के, प्राइवेट वालों के चलो कोई नहीं। अब एक और डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं, दैट व्हाट इज सरफेस एनर्जी। भाई अरे इधर सरफेस एनर्जी क्या है, इसको हम क्या समझते हैं, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए यहाँ पर ना मेरे पास एक स्लाइडर है, एक एल लेंथ का स्लाइडर है, एल लेंथ का स्लाइडर, और मैंने क्या करा, यू इमेजिन करिए कि इधर ना, इधर एक फिल्म बन गई है। किस चीज की फिल्म है ये, लिक्विड फिल्म है। जैसे कि आप लोग कभी वो बबल्स बनाने वाला आपने वो डिप किया होगा, तो उसमें एक फिल्म बन जाती है पूरी की पूरी लेयर, साबुन की लेयर जैसे जिसमें सोप होती है जनरली, उनकी आपको इज़ा देखने को मिलती है ना। क्योंकि उसमें क्या होता है ना, उसमें पार्टिकल्स इतना बढ़िया तरीके से सरफेस टेंशन दिखा रहे होते हैं कि वो लेयर इतनी जल्दी ब्रेक डाउन होती नहीं है। समझिए पानी में जनरली आपने ऐसा नहीं देखा, पानी में डुबोया ऐसे लेयर बन के आ गई। लेकिन मैं कह रहा हूँ कोई भी लिक्विड की बात करिए, कोई भी लिक्विड में मान लीजिए आपने इस सेटअप को उसमें डुबोया और यहाँ पानी की एक लेयर बन गई, बन सकती है, बन सकती है, इमेजिन तो कर ही सकते हैं। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे वो जो गुब्बारे बना, वो बबल्स बनाने वाला होता है, उसको अगर ऐसा कुछ आपके पास होता है इस तरह का, तो वो इसके अंदर लेयर बन जाती है पूरी। फिर आप क्या करते हो, इसमें फूंक मारते हो, जब फूंक मारते हो तो क्या होती है, टूट जाती है। लेकिन टूटने के बाद भी सारे लिक्विड पार्टिकल्स की क्या कोशिश होती है कि जैसे कि मान लो कोई यहाँ से टूटा, इतना पोर्शन टूट के निकल गया, तो ये जितने भी पार्टिकल होते हैं सब कोशिश करते हैं कम से कम एरिया में रहने की कोशिश करते हैं, और इसकी वजह से कैसे बन जाते हैं, स्फेरिकल बन जाते हैं। बोलो होता है कि नहीं होता है, तो टूट टूट के टुकड़ों में स्फेरिकल घूमते रहते हैं ऐसे करके। तो मेरा कहने का मतलब है, मान लीजिए एक फिल्म बन गई है इधर ऐसे, सही है। अब मुझे एक बात कहिएगा, अगर आप इस स्लाइडर को बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे तो कौन सा फोर्स है जो आपको अपोज करने की कोशिश करेगा, सरफेस टेंशन। वेरी गुड भैया, इन लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं आपको पता है कि सारे के सारे पार्टिकल एक दूसरे के क्या रहने की कोशिश कर रहे होंगे, बोलो पास। और लेट इट बी कि आपने इसके ऊपर एफ फोर्स लगाया, इसको खींचना चाहा, तो सरफेस टेंशन बोलो आपको रोकने की कोशिश करेगी नहीं करेगी। और आप किसी चीज को तब तक नहीं खींच सकते जब तक आप उसके बराबर फोर्स ना लगा दें। जैसे कि आप याद करिए, मैं आपको जब 5 चैप्टर पढ़ा रहा था फ्रिक्शन के बारे में, तो मैं आपको कहता, मान लीजिए किसी बैट के ऊपर आपने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, बैट नहीं खींचा। रीजन कि उसके ऊपर फ्रिक्शन लग रहा था 50 न्यूटन का, बेसिकली मतलब रिएक्शनरी फोर्स होता है फ्रिक्शन। तो 20 आपने लगाया, 20 फ्रिक्शन लगाया, 30 आपने लगाया, 30 फ्रिक्शन लगाना शुरू कर दिया, 40 आपने लगाया, 40 फ्रिक्शन है, 50 आपने 50 फ्रिक्शन है। लेकिन 51 करते के साथ ही चलने लग गया। जैसे ही बेसिकली आप अपोजिंग फोर्स से ज्यादा हो जाएंगे या उसके बराबर हो जाएंगे, चीज मोशन करना स्टार्ट कर देगी। अब मुझे बताइएगा, यहाँ जो पार्टिकल्स हैं एक्चुअली में उनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सरफेस टेंशन। मान लीजिए
एस या एफ फोर्स उनके बीच में लग रहा है, मुझे खींचने के लिए जो एफ ताकत लगी वो उतनी ही लगेगी जितनी उन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगी। समझिए इस चीज को कैसे। और मान लीजिए मैं इसको खींच के ना यहां तक ले आया, आप कहीं सकते हो तो ब्रेक हो जाएगा। देखिए हम मॉलिक्यूलर लेवल पे सिर्फ इमेजिनेशन कर रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ है, इमेजिनेशन कर रहे हैं कि हम ये कम होगा बहुत, लेकिन मैं इतना कम कैसे दिखाऊं, समझाने के लिए मुझे बड़ा ही दिखाना पड़ेगा। सो मैंने क्या करा, दोबारा सुन लीजिए। एक लिक्विड की फिल्म बनाई, इधर एल लेंथ का स्लाइडर है, इस एफ इसके ऊपर फोर्स लगाया है, वो आपको पता है फोर्स बिल्कुल सरफेस टेंशन के बराबर काम कर रहा होगा, जितना मतलब फोर्स अंदर उनके बीच में लग रहा होगा, पार्टिकल्स के बीच में, इन पार्टिकल्स के बीच में नेट फोर्स मान लो एफ लग रहा होगा, तो इसे खींचने के लिए कितना लगाया होगा एफ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। और डेल्टा एक्स आपने डिस्प्लेस कर दिया, तो कह रहे हैं कि क्या इससे फिल्म में कोई सरफेस एनर्जी पैदा होगी? मेरी बात सुनिए जरा। आप लोग जब स्प्रिंग, एक नॉर्मल स्प्रिंग ऐसे रखी होती है, एक नॉर्मल स्प्रिंग ऐसे रखी होती है, क्या इसमें कोई एनर्जी है? लेकिन इसको आप खींच छोड़ देते हो, खींच लेते हो, बोलो एनर्जी आ जाती है नहीं आती? नहीं आ रही। बस एक पेंडुलम नॉर्मल अपनी पोजीशन पे है, एनर्जी नहीं है, खींच के ले गए, एनर्जी आ गई। अरे भैया इस फिल्म के पार्टिकल्स एक दूसरे के पास रहना चाहते हैं ऐसे, और आपने क्या करा, उसको जबरदस्ती खींच दिया, तो बोलो इसमें एनर्जी बन गई कि नहीं बन गई वापस जाने की? नहीं आ रही बात। पहले ही फिल्म ऐसे थी, और आप जानते हैं कि सरफेस टेंशन की वजह से एवरी पार्टिकल, जो हर पार्टिकल है वो एक दूसरे के पास रहना पसंद करता है। आपने फिल्म के ऊपर फोर्स लगाई, उसको ऐसे खींच दिया, खींच देने से होगा उनके बीच का फोर्स तो भी लग रहा है, इससे इसमें क्या पैदा होगी? बोलो एक एनर्जी, उस एनर्जी को बोलो क्या बोलते हैं? सरफेस एनर्जी। भैया सरफेस टेंशन की वजह से पैदा होने वाली एनर्जी को बोलो क्या बोलेंगे? सरफेस। बस कुछ कॉम्प्लिकेट ही नहीं करना, नहीं आ रही बस। सरफेस टेंशन की वजह से ही तो हो रहा है एनर्जी पैदा, नहीं आ रही बात समझिए। तो सरफेस टेंशन की वजह से पैदा होने वाली एनर्जी को बोलो क्या बोलेंगे? सरफेस एनर्जी। अच्छा कैसे होगा? तो हम ये देखते हैं हमने कितना काम किया, जितना हमने काम किया होगा उतनी इसमें एनर्जी स्टोर होगी। ये बात आप इधर ही पढ़ते थे, जितना आपने इसको डिस्प्लेस करने में काम किया उतनी इसमें एनर्जी भरी होगी, जितना आपने इस पेंडुलम को डिस्प्लेस करने में काम किया होगा उतनी इसमें क्या भरी होगी? एनर्जी। तो कितना काम किया होगा? काम होता है फोर्स इनटू में क्या? तो फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल सही है कि नहीं बताओ? डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स की करिए, फोर्स एफ लगाया। अब जरा आप मुझे बताइएगा कि ये जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा? कि आप जानते हैं एस होगा एफ बाय एल। भाई इधर जो है मान लीजिए एल लाइन पे पूरे पार्टिकल्स थे, इधर पार्टिकल्स थे, और उन पार्टिकल्स को पूरों को दूर करने के लिए, सभी पार्टिकल्स को दूर करने के लिए आपने कितना फोर्स लगाया? बोला एफ। एल लेंथ पे लगे हुए पार्टिकल्स को स्ट्रेच करने के लिए आपने एफ फोर्स लगाया, तो सरफेस टेंशन बोलो कितनी होगी? एफ बाय एल। होगी कि नहीं होगी? नहीं समझ रहा भाई, इनके बीच में एफ फोर्स ही तो होगा, तभी तो आपने एफ लगाया है बेसिकली। तो अगर आप एल लेंथ पे एफ फोर्स लगा रहे हो तो सरफेस टेंशन क्या होती है? एफ बाय, अरे ये क्या था? एफ बाय एल। कि अगर पार्टिकल्स के बीच में एफ फोर्स हो एल लेंथ पे तो सरफेस टेंशन क्या होती है? एफ बाय एल। मैं कह रहा हूं अगर मुझे एफ फोर्स लगाना पड़ा एल लेंथ के पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए, इसका मतलब उनके पार्टिकल्स के बीच में कितना फोर्स था एग्जैक्टली? एफ ही था। होगा कि नहीं होगा? न्यूमेरिकली आपको एफ ही लेना पड़ेगा, आप कहेंगे सर ज्यादा लगाना पड़ेगा ना एफ से, लेकिन मैं कह रहा हूं न्यूमेरिकली आपको कितना लेना पड़ेगा? इसको एफ ही लेना पड़ेगा। नहीं आ रही बात। तो आप ये बोल सकते हैं कि भैया जो सरफेस टेंशन अंदर लग रही है पार्टिकल्स के बीच में वो इस एफ बाय में एल के बराबर है। तनु बात समझ में आई मेरी? है ना? तो एफ कितना आ जाएगा बताओ जरा? एफ आ जाएगा एस एल। तो कितना आ जाएगा बोलो जरा? एस एल डेल्टा एक्स। और आप जरा मुझे बताएंगे एल डेल्टा एक्स बेसिकली क्या है? एल डेल्टा एक्स ये बेसिकली वो पोर्शन है जो एरिया में चेंज आया है। मैं इसको लिख सकता हूं चेंज इन एरिया। अरे पहले इतना था, इतना होगा ना पूरा, तो ये क्या है बोलो? चेंज इन कितना एरिया में चेंज किया। तो एक्चुअली में हमने जो काम किया वो काम किया जितना सरफेस टेंशन और जितना चेंज इन एरिया, मतलब कि आप जितनी सरफेस टेंशन पार्टिकल के बीच में होगी उतना ज्यादा आपको काम करना पड़ेगा इसको स्ट्रेच करने के लिए। बिल्कुल सही कह रहा है कि नहीं कह रहा? और जितना बड़ा चेंज इन एरिया करेंगे उतना काम करना पड़ेगा। सही कह रहा है कि नहीं कह रहा? अब ये काम गया कहां? आपने इसके ऊपर काम कर दिया, कहां गया? तो भैया फिजिक्स कहती है कोई भी चीज खत्म नहीं होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है आपने कुछ काम किया तो कहीं ना कहीं वो क्या हो गया? स्टोर। सो हम बोलेंगे दिस वर्क डन is stored in the film in the form of सरफेस एनर्जी। ये सरफेस एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड हो जाएगा। अब बताइए सरफेस एनर्जी किसके बराबर रहेगा? तो हम बोलेंगे सरफेस एनर्जी बच्चों बराबर होगा वर्क के, W के। जितना काम किया उतनी सरफेस एनर्जी पैदा होगी। बोलो सही कह रहे हो नहीं कह रहा? अब बोलो काम क्या है? बोलो एस डेल्टा ए। ये हो गई आपकी सरफेस एनर्जी का फॉर्म।
और इसी से एक और फॉर्मूला निकल के आता है कि सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट चेंज इन एरिया बोल सकते हैं। तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप लोग एग्जाम में अगर सरफेस टेंशन पूछता है तो F/L फॉर्मूला है, बट सरफेस एनर्जी पूछता है तो सरफेस एनर्जी बेसिकली वो एनर्जी होती है जो सरफेस के पार्टिकल्स को वापस बांधने की कोशिश करती है। उस एनर्जी को बोलो क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी। और वो कितनी होती है, जितनी सरफेस टेंशन है इनटू में जितने का चेंज एरिया में करा गया है। नहीं है ये बात समझ, एक बार ये नोट कर लीजिए, देख लीजिए इसमें कुछ पूछ रहा हूँ। पीछे मैं खुशी फोन रख दो, तो मैं ले लूँ, रख दो। हाँ भी हो गया, तो क्लास में चल रहा है ना, उस पर ध्यान दो, ये चीजें एग्जाम में आती हैं। छोटी लापरवाही करते हो ना आप, इसी चक्कर में नंबर कम आते हैं। बताइए ये नहीं समझ में आएगा कैसे ऐसा, इजी टॉपिक है बिल्कुल। अगर आप किसी भी सरफेस की फिल्म का, किसी भी लिक्विड का किसी भी लिक्विड को स्ट्रेच करना चाहेंगे, उसका एरिया बढ़ाना चाहेंगे, तो उसमें क्या पैदा हो जाएगी, सरफेस एनर्जी। जैसे इनमें पैदा होती है, इसको खींचेंगे तो आपको पढ़ाया था, इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी पैदा होती है, हाफ kx²। याद करो इसमें कितनी होती है, हाफ kx²। तो इसमें अगर आप फिल्म का एरिया कुछ आप डेल्टा ए से बढ़ाएंगे, कुछ भी चेंज करेंगे, तो उसमें कितनी एनर्जी पैदा होगी, बोलो S इंटू में डेल्टा ए। जितने का एरिया चेंज करेंगे इंटू में क्या, सरफेस टेंशन। ये बताया था वैसा, ठीक है। और ये प्रूव कराया कि कैसे जितना काम करेंगे उतनी ही उसमें क्या हो जाएगी, एनर्जी स्टोर। काम कितना किया, काम किया F इंटू में डेल्टा एक्स। F को लिख सकता हूँ SL, अब L इंटू डेल्टा एक्स हो गया चेंज इन एरिया। देख सकते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगी। बताओ भाई आगे कर दो अपना। अब आप लोगों ने दो चीजों के बारे में सुना होगा, कोहेजन एंड एडेशन। सुना है इसके बारे में, कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्सेस है भाई। चलिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं क्या चीज है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कोहेजन एंड एडेशन, एडेसिव फोर्सेस। ठीक है, आपने फेविकोल पे ये लिखा हुआ देखा होगा, या जो आप फेविक्विक लेके आते हैं किसी भी बॉन्ड पे, या जो भी चीज चिपकाने की होती है उन पे लिखा होता है एडेसिव इन नेचर, कि नेचर में कैसे होते हैं, एडेसिव। अब जरा समझिए, देखिए हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं, जैसे एक क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर में, बड़ा अजीबोगरीब है कि हम पानी से गीले क्यों हो जाते हैं,
ऐसे क्वेश्चन बनता है कि पानी से लगे कि साइंस वाले पागल हो गए, कैसे क्वेश्चन हाँ पानी से हम गीले हो जाते हैं, बट बेसिकली और किसी चीज से हमारे मतलब मरकरी से लैंडवेज का हार्मफुल इफेक्ट हम भूल जाते हैं। मरकरी से हम बेसिकली जैसे पानी को डालते हैं, जैसे मरकरी को अपने ऊपर डालें तो बेसिकली मरकरी से आप गीले नहीं होंगे। तो आपको पानी वेट कर देता है बट मरकरी वेट नहीं कर पाता, होता है कि नहीं होता। ऑयल भी ऐसा होता है कि आपको उतना वेट नहीं कर सकता जितना वाटर वेट कर सकता है। अब इसका कारण समझिए क्या है। देखिए हमारे पास हर सब्सटेंस के पास कोई भी सब्सटेंस, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास वाटर ड्रॉप है, ये मेरे पास वाटर ड्रॉप है और यहां पर मेरे पास मान लीजिए एक मरकरी ड्रॉप है। तो हर एक लिक्विड ड्रॉप के पास ना एक कैपेबिलिटी होती है कि या तो इनके पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना अच्छा होता है, खुद के पार्टिकल्स के बीच में ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना अच्छा होता है कि किसी दूसरे से इनको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करना पसंद नहीं। समझिए बात, कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जिनका खुद के पार्टिकल के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना बेहतर है ना कि किसी दूसरे के कांटेक्ट में भी आते हैं ना तो उसको कोई अट्रैक्शन शो नहीं करते, सिर्फ अपने ही पार्टिकल से अट्रैक्ट करना पसंद करते हैं, दूसरे को टच करना पसंद भी नहीं करते। जैसे कि मरकरी के ड्रॉप को अगर आप किसी ग्लास के सरफेस पे गिराएंगे तो मरकरी का ड्रॉप ना बिल्कुल ऐसे गिरेगा, उसके ऊपर गिरेगा और ऐसा ही बना रहेगा। ये कोशिश करेगा कि मेरे कम से कम सरफेस ना इसका टच में आए, क्योंकि इसके सारे पार्टिकल एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे बाउंड होते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जो होते हैं ना वो कोहेसिव होते हैं नेचर में, कोहेसिव फोर्स लग रहा होता है उनके अंदर। कोहेसिव फोर्स का मतलब ऐसे सभी लिक्विड्स जिनके पार्टिकल्स के बीच में इतना बेहतर अट्रैक्शन है कि वो दूसरे के साथ अट्रैक्शन दिखाना पसंद करते ही नहीं है, वो सब कोहेसिव नेचर में होते हैं। लेकिन पानी के ड्रॉप को जब आप डालते हैं ना तो पानी का ड्रॉप ऐसे तो नहीं रहेगा, पानी का ड्रॉप थोड़ा सा ऐसे आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो यहां पर क्या होता है कि पानी जो होता है ना वो दूसरे के साथ अट्रैक्शन दिखाता है, मतलब उसके पार्टिकल्स के बीच में इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता कि दूसरे के टच में आने के बाद भी वो अपने ही पार्टिकल्स में जुड़ा रहे, ऐसा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो दूसरे के पार्टिकल दूसरे बॉडी के साथ टच में आने के बाद उसका कुछ ना कुछ अट्रैक्शन दूसरे पार्टिकल के साथ भी दिखना शुरू हो जाता है, इसलिए उसके ऊपर फैल जाता है बेसिकली। समझ में आ रही बात? तो पानी का ड्रॉप ऐसा दिखता है, बट मरकरी ड्रॉप कभी भी देख लीजिएगा ऐसे। कभी थर्मोमीटर टूट जाए ना तो थर्मोमीटर के अंदर मरकरी निकलता है, उसका हाथ पे लीजिएगा, कोई हार्मफुल नहीं होता वाला। तो आप बेसिकली उसको हाथ पे लेंगे तो देखेंगे कि उसके ना ड्रॉप्स होंगे। क्या बन गए? और वो ड्रॉप्स ऐसी हैं, वो लिक्विड्स हैं, लेकिन आपके हाथ को 1% भी गीला नहीं करेंगे। आप मरकरी को अपने हाथ पे गिरा लेंगे, इस हाथ से साथ में ले लेंगे, लेकिन आप देखेंगे हाथ पे 1% भी आपको वेट महसूस नहीं होगा, बिकॉज मरकरी आपको गीला नहीं करता। बिकॉज मरकरी के पार्टिकल्स के बीच में इतना अच्छा कोहेजन होता है ना कि वो दूसरी बॉडी को कोई भी कह सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके साथ नहीं दिखाते, उनके साथ कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं दिखाते। लेकिन पानी के साथ ऐसा नहीं होता। पानी आप हाथ पे गिराइए, फिर इस हाथ पे ले लीजिए, लेकिन ये वाला हाथ क्या हो जाएगा? गीला हो जाएगा। समझ में आ रही बात कि पानी के पार्टिकल्स के बीच में उतना अच्छा कोहेजन नहीं है, उसके पार्टिकल्स के बीच में क्या है? बोलो एडेशन। देखिए कोहेजन भी है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि जिसमें एडेशन उसमें कोहेजन नहीं है। बस ये बात है कि पानी के केस में एडहेशन थोड़ा सा कोहेजन से बोलो क्या है? ज्यादा। और इधर बोलो क्या है? इधर कोहेजन जो है वो एडहेशन से क्या है? बोलो ज्यादा। कोहेजन ज्यादा है, इस वजह से पार्टिकल्स अपने में ही रहना पसंद करते हैं, किसी दूसरे से जुड़ना पसंद नहीं करते। नहीं आ रही बात समझ? तो आप लोग इसका मैं एक और फिनोमेना आपको समझा सकता हूं। जैसे कि अगर आपने कभी पानी को किसी कंटेनर में रखा, पानी कभी भी ऐसा नहीं रखा जाता, मैं आपको बता देता हूं। आपने कभी पानी को किसी कंटेनर में रखा ना तो पानी कभी भी इस लेवल पे नहीं रहेगा। इसको बहुत आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे ना तो पानी आपको ना ऐसे दिखेगा, ग्लास के अंदर भी ऐसे थोड़ा सा, मतलब कोनों से क्या उठाओ, बिल्कुल सीधा कभी पानी नहीं होता। पानी हमेशा किसी भी ग्लास के अंदर पता है कैसे होता है? सुनिए जरा। अब ग्लास के जो बीच के पार्टिकल्स है लिक्विड के, वो तो लिक्विड में ही है, लेकिन बाउंड्री सारी की सारी किसके टच में? बोलो बाउंड्री सारी की सारी किसके टच में? ग्लास में। अब मैंने क्या बोला कि पानी के पार्टिकल्स एडेशन बढ़िया दिखाते हैं, दूसरी बॉडी से अट्रैक्शन बड़ी बढ़िया दिखाते हैं। तो क्या करता है पानी ना कोनों से उठ जाता है, ऐसे करके इधर से भी उठ जाए कोने से। अब सोचिए अगर पानी कोनों से उठ जाए, क्यों उठेगा भाई? क्योंकि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? फोर्स ऑफ, उसके खुद के पार्टिकल के साथ इतना अच्छा अट्रैक्शन नहीं जितना दूसरे के साथ है, तो वो ग्लास से अट्रैक्ट होके साइड से ऐसे उठ जाता है। और ऐसा सिर्फ दो साइड से नहीं, क्योंकि वो चारों तरफ बाउंड्री में है, चारों तरफ बाउंड्री है उसकी। आप बच्चे सोचते हैं सिर्फ दो तरफ से उठेगा भाई, अरे भैया ग्लास तो पूरी उसमें गोल में है ना, तो यहां से भी उठेगा, यहां से भी उठेगा, यहां से भी और यहां से भी, चारों तरफ से उठेगा, तो बीच में गड्ढा सा क्रिएट हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? जैसे हेमिस्फेरिकल बाउल क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया? हेमिस्फेरिकल। लेकिन ये इतना बड़ा फोर्स नहीं होता कि आपको बिल्कुल ऐसे दिखेगा पानी पी रहे,
मतलब पानी को देखा ऐसे गड्ढा दिख रहा पूरा, ऐसा नहीं दिखेगा। ये होता है बट बड़ा कम दिखता है। मतलब इसको ढंग से ऑब्जर्व करेंगे, कांच के गिलास में डाल के ऑब्जर्व करेंगे तो पानी का लेवल कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसा किस वजह से हो रहा है बोलो फिर से? एडहेशन कोहेजन से बोलो क्या है, ज्यादा है। ये केस पानी में देखने को आपको मिलेगा। नहीं यार ये बात समझे। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे आप लोग बताएंगे मरकरी इसमें होता, इसी में मरकरी होता पानी इसमें, तो ऐसा नहीं है कि वो टच में नहीं आएगा, मरकरी बीच में टच ही नहीं करना, वो तो भाई मजबूरी होएगा। लेकिन कैसी शेप बना लेगा वो? यस, वो अपवर्ड शेप बना लेगा, ऐसी करेगा। ऐसे क्यों बनाया? क्योंकि वो क्या चाह रहा है पता है? जो कोनों में वो टच में है ना ग्लास से, वो चाह रहा है कि मैं टच में ना रहूं, क्योंकि वो अपने ही पार्टिकल से अट्रैक्शन दिखाना चाहता है। तो क्या करेगा वो? जितना मिनिमम हो सकेगा उससे कम कोशिश करेगा टच होने की, तो नीचे ही जाएगा। ऐसे करके नीचे ही जाएगा। देखिए दोनों कोनों से, क्योंकि वो टच में रहना पसंद, ये टच में रहना पसंद करते हैं, कोनों से उठ जाता है कि और टच में आ जाओ, और पार्टिकल टच में आ जाओ, इधर से भी इधर से भी इधर से भी हो जाता है, नहीं होता? नहीं यार बात समझो। लेकिन इधर मरकरी ये चाहता है कि मैं टच में ना रहूं, तो वो अपने आप को नीचे रखने की कोशिश करता है कि मैं कम से कम टच में आऊं। सीधा रहेगा, ज्यादा टच में आएगा, थोड़ा सा नीचे से, यहाँ से नीचे, थोड़ा यहाँ से नीचे होता है। जब हर कोनों से नीचे होगा तो बोलो पानी उठ जाएगा, नहीं उठ जाएगा ऊपर से? आपको डायग्राम आएगा कि इन दोनों में से कौन सा मरकरी है। एक डायग्राम ऐसा आएगा, एक डायग्राम ऐसा आएगा, आपको समझ जाना पड़ेगा ये मरकरी है, ये मरकरी है। जब पार्टिकल्स की जब खुद के पार्टिकल के बीच में बहुत अच्छा अट्रैक्शन हो तो पानी ऐसी शेप ले लेगा, और जब पार्टिकल का दूसरों की बॉडी के ज्यादा अट्रैक्शन तो पानी ऐसी शेप ले लेगा। नहीं यार बात सुनिए। इस केस में बोलो क्या है? इस केस में एडहेशन कम है और कोहेशन, और सोचिए अगर एडहेशन कोहेशन दोनों बराबर हो तो क्या होगा? यस, बिल्कुल सीधा होगा। एडहेशन इज इक्वल टू, एग्जांपल तो कुछ भी ऐसे कह नहीं सकते, कुछ भी एग्जांपल मतलब आप ये समझ लीजिए। बेसिकली जब चीजें या तो अपवर्ड चली जाए, डाउनवर्ड चली जाए, तो एडहेशन या कोहेजन में से एक चीज क्या होती है? ज्यादा होती है, अदरवाइज इस तरीके से रहेगा। ठीक है, वाटर ड्रॉप और मल्टी ड्रॉप का एग्जांपल समझ में आया? पानी क्यों गीला कर देता है? तो क्या बोलेंगे आगे से? पानी हमें इसलिए गीला कर देता है बिकॉज़ पानी के अंदर एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से क्या होता है? ज्यादा। उसमें दूसरे बॉडी के साथ अट्रैक्ट करने की क्षमता अपने खुद के पार्टिकल से क्या होती है? ज्यादा होती है, इसलिए वो दूसरों को गीला कर देता है। और मरकरी गीला क्योंकि खुद के पार्टिकल के बीच में इतना बेटर अट्रैक्शन है ना कि दूसरे को गीला करना पसंद करता ही नहीं। नहीं यार बस अरे लिक्विड्स के साथ ही होगा, फ्लूइड्स के साथ ही होगा बस। ठीक है, तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, लिख देता हूं मैं। एनसीईआरटी बुक है आपके पास किसी के पास?
देखिए सारे टॉपिक्स खत्म हो गए, वैसे अपने लास्ट के बचे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। काफी बड़ा चैप्टर है। नेक्स्ट क्लास में 100% खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक इसमें डेफिनेशन देखो, एक बड़ी जरूरी चीज पूछी जाती है एग्जाम में, उसका नाम है एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डेफिनेशन भी आ सकती है और कुछ और बात भी इससे रिलेटेड पूछी जा सकती है। तो क्या होता है उसकी डेफिनेशन मैं लिखवा रहा हूं, लिखिए जरा। द एंगल बिटवीन आइए सब बच्चे देखिए बोर्ड पे एक बार। ये बहुत जरूरी चीज है, आपको ये टॉपिक समझने के लिए इसको जानना बहुत जरूरी है। बताओ भाई, पहले मतलब कोहेजन एडेशन पक्का क्लियर हो गया? पानी मरकरी ऐसी क्यों रहता है और पानी ऐसी क्यों रहता है? कि पानी में एडेशन ज्यादा होती है तो अपने पार्टिकल से अट्रैक्शन तोड़ के दूसरे को जोड़ लेता है अपने साथ, ऐसा हो जाएगा, फैल जाएगा। इसकी खुद की अट्रैक्शन इतनी बेटर है, दूसरी का तो मतलब नहीं, इसको कोहेजन बहुत बढ़िया है, ठीक है। ऐसी पानी इसमें क्यों ऊपर की तरफ गया? बिकॉज उसको ग्लास से दूसरी सरफेस के साथ एडेशन दिखाना था, तो उसके ऊपर ऐसे करके अट्रैक्ट हो गया। तो जब चारों तरफ से बाउंड्री में अट्रैक्ट होगा तो नीचे क्या हो जाएगा? हेमिस्फेरिकल इस तरीके से। कनकेव कन्वेक्स करके बात नहीं करूंगा क्योंकि इसमें आप ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो पानी कुछ इस तरीके चढ़ जाएगा तो बोला ऐसा हो जाएगा। और इस केस में मरकरी चाहेगा कि मैं किसी कॉन्टेक्ट में ना हूं, अपने ही पार्टिकल कॉन्टेक्ट में, सारे पार्टिकल कॉन्टेक्ट में रहने की कोशिश करेंगे, अपने पास रहने की कोशिश करेंगे तो वो इकट्ठे होंगे और यहाँ से डिप आ जाएगा। बोलो सही है कि नहीं? अब बात सुनिए, एंगल ऑफ कांटेक्ट आती है चीज, और ये बड़ी जरूरी चीज है। जैसे कि होता क्या है समझिए, उन्होंने बोला कि भाई मान लीजिए एक पानी है, ध्यान सुनिएगा, एक पानी है और एक में इथेनॉल है। गाइस ध्यान समझिए, एक ग्लास में पानी और एक ग्लास में क्या है? इथेनॉल, अल्कोहल। और दोनों के दोनों में एडहेशन जो होती है, कोहेजन से क्या होती है? ज्यादा। तो दोनों के दोनों ग्लास के ऊपर ऐसे ही चढ़ेंगे, है ना? तो लेकिन कौन ज्यादा अट्रैक्शन दिखाएगा और कौन कम, इसका अंदाजा लगता है एंगल ऑफ कांटेक्ट से। इससे लगता है एंगल ऑफ समझाने की मैं कोशिश करता हूं, व्हाट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। पहले आप एंगल ऑफ कांटेक्ट समझिए होता क्या है। एंगल ऑफ कांटेक्ट इज द एंगल बिटवीन द, ध्यान समझिए, लाइन ही समझ में नहीं आती, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस, tangent to the liquid surface at the point of contact and the solid surface inside the liquid is termed as angle of contact। जैसे कि आइए यहाँ पर देखिए, मुझे बताइए लिक्विड और सरफेस कहाँ कांटेक्ट में आ रहा है? यहाँ पर कह रहे हैं, दोबारा उधर भी देखना है, द एंगल बिटवीन टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस। बोलो इस लिक्विड सरफेस से टेंजेंट कैसा बनेगा? बोलो टेंजेंट ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ। अरे इस लिक्विड सरफेस का टेंजेंट कैसा बनेगा? ऐसा। तो बोलो द एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस at the point of contact, at the point of contact बोलो टेंजेंट बना देंगे, बना दिया। बोलो टेंजेंट और किसके बीच का एंगल? बोलो एंगल बिटवीन द, अभी दूसरी बात भी बोलेगा, बिटवीन, ध्यान से समझिए, बिटवीन किसके? पहली चीज बोली टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बोलो टेंजेंट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब दूसरी बात बोलेगा, एंड द सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड, और सॉलिड सरफेस के बीच में जो एंगल बन रहा है। अब बच्चों सॉलिड सरफेस तो नीचे भी है और सॉलिड सरफेस ऊपर भी है। अब बच्चा कहेगा सर ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, तो उसने बोला कि सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड, नहीं है बात समझिए। एक्चुअली में हमारा लिक्विड के साथ, लिक्विड के सरफेस पे जो टेंजेंट बनना है, लिक्विड के साथ जो क्या बनना है? टेंजेंट। टेंजेंट जो बनना है वो टेंजेंट लिक्विड के सरफेस, सॉरी सॉलिड सरफेस के साथ क्या एंगल बना रहा है? अब ऊपर वाला एंगल नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना? क्योंकि इसने बोला सॉलिड सरफेस कहां वाला होना चाहिए? बोलो लिक्विड के अंदर वाला होना चाहिए। तो ये वाले एंगल को थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, हमेशा ऐसे जिनमें एडेशन कोहेजन से ज्यादा होती है, इनका एंगल ऑफ कांटेक्ट हमेशा 90 से छोटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताओ। अरे भाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्यों? आप जरा एक बार इसको देखो, 2 मिनट के लिए बिल्कुल लिखना बंद कर दो, पहले समझो रिपोर्ट, बिल्कुल मत लिखो। मुझे बताओ यहाँ टेंजेंट कैसा बनेगा? इस सरफेस पे बिल्कुल बहुत बढ़िया टेंजेंट ऐसा बनेगा।
और सरफेस कैसा होगा अंदर की तरफ, ऐसा होगा, बोलो 90 डिग्री। बोलो कितना होगा 90, तो ऐसे में एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होगा बोलो। लेकिन जब कभी भी पानी अट्रैक्शन ऊपर की तरफ दिखाएगा तो बोलो ये एंगल 90 छोटा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। आप जरा ध्यान से देखिए, इधर भी देखिए, चलो इधर की बात करते हैं, इधर बात करते हैं। जरा मुझे बताइए सरफेस की ना, ये लिक्विड ड्रॉप है, ये सरफेस है, बताइए टेंजेंट कैसा बनेगा इधर, ऐसा बनेगा। अरे टेंजेंट सरफेस कैसे बनेगा, पानी ऐसा क्यों हुआ था पहले बताइए बात, क्योंकि फैलना ज्यादा उसके ऊपर, तो पानी ऐसा हुआ था। अब बोलिए टेंजेंट ऐसा बनेगा, और उसने बोला टेंजेंट और सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड, सॉलिड सरफेस क्या है इनसाइड द लिक्विड, ये रहा एंगल। तो ये वाला एंगल फिर बताओ जरा, ये वाला एंगल फिर बताओ जरा, 90 छोटा है कि नहीं, तो थीटा इज लेस देन 90 एक्यूट एंगल। अगर हमारा एडेशन मोड कोहेजन से क्या होता है बड़ा, तो हमेशा एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है 90 से छोटा। पूछा जाएगा एग्जाम में, 1 मार्क का फेवरेट क्वेश्चन है टीचर्स का। दोबारा एक बार इस पे आओ, इस पे आओगे और समझ में आएगा। इधर मुझे बताइए टेंजेंट कैसे बनना है, वेरी गुड, इधर टेंजेंट ऊपर की तरफ बनना है, बोलो सही है कि नहीं, इधर टेंजेंट ऊपर की तरफ बनेगा। अच्छा सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड, अब सॉलिड सरफेस तो ये भी है लेकिन इनसाइड द लिक्विड, सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड, ये मतलब ये वाला एंगल, बोलो 90 से बड़ा है कि नहीं बड़ा। एक्चुअली में जब एडेशन कोहेजन एडेशन से ज्यादा होती है, ऐसे में एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से क्या होता है ज्यादा, ऑब्ट्यूज एंगल बनता है। नहीं है ये बात समझ में। आप इधर देखिए, इधर मुझे बताइए एक बार, ये कांटेक्टिंग सरफेस है, कहीं भी बना दो, उधर बनाना चाहिए इधर बनाना, टेंजेंट टेंजेंट उधर बनाना चाहिए इधर बना लो, नहीं आ रही बात समझ में। मान लीजिए आपने उधर बनाया, ऐसे करके टेंजेंट बनाया, अब सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड, ये तो है नहीं भाई, ये सॉलिड सरफेस था बट इनसाइड द लिक्विड, सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड, बोलो ये वाला होगा कि नहीं होगा, ये एंगल कितना आ जाएगा बोलो फिर से, ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 90 आ रहा कि नहीं आ रहा। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या बताते दोबारा समझ लीजिए। अगर किसी ने आपको बोला, सिर्फ ऐसे बोलेगा एक लिक्विड का एंगल ऑफ कांटेक्ट 120 डिग्री है किसी सॉलिड सरफेस के साथ, बताइए उसमें एडेशन ज्यादा है कोहेजन ज्यादा, कोहेजन ज्यादा, बस एकदम आंसर करना। अगर किसी लिक्विड का एंगल ऑफ कांटेक्ट 120 डिग्री है, डायरेक्ट आंसर करना 120 डिग्री तभी हो सकता है जब उसमें क्या ज्यादा हो, कोहेजन ज्यादा। मान लीजिए बोले किसी लिक्विड का किसी सॉलिड सरफेस के साथ एंगल ऑफ कांटेक्ट 60 डिग्री है, एकदम समझना 60 डिग्री तभी हो सकता है जब वो एडेशन ज्यादा दिखाता हो। नहीं आ रही बात समझ पक्का। चलिए मैं आपसे बात करता हूं, दो लिक्विड है, लिक्विड 1 लिक्विड 2, दैट इज वाटर एंड इथेनॉल, वाटर एंड इथेनॉल। इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट है 60 डिग्री, इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट है 75 डिग्री। आपसे पूछा जा रहा है बताइए किसके अंदर एडेशन ज्यादा है, एडेशन दोनों में ज्यादा, पहले बताइए एडेशन दोनों में ज्यादा है कि नहीं। क्वेश्चन सवाल ये आया आउट ऑफ वाटर एंड इथेनॉल, आउट ऑफ वाटर एंड इथेनॉल which one has more adhesive force than cohesive, बताइए। वाटर में आपको लगता है ज्यादा एडेशन है एज कंपेयर टू कोहेजन, कब फिर सोचिए। देखिए ऐसा इसलिए समझिएगा, देखिए जितना ज्यादा एडिशन होगा आपको नहीं लगता कि उतना ज्यादा चढ़ जाएगा इसके ऊपर, जितना ज्यादा चढ़ेगा, और उतना ज्यादा अगर ऐसे होगा तो बोला एंगल छोटा बनेगा बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा। सोचिए जितना ज्यादा, देखो सीधा तो 90 था और जितना चढ़ने लग गया बोला एंगल क्या होने लग गया उतना छोटा। जैसे कि मान लीजिए अगर ये ऐसे है तो भाई 90 है, थोड़ा सा ऐसे हुआ तो एंगल देखो अभी बड़ा है, थोड़ा और ऐसे अगर हो गया तो बोला एंगल छोटा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा और ऐसे हो गया और छोटा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, मतलब जितना वो ऊपर जाएगा एंगल उतना क्या हो जाएगा। तो आप मुझे देखिए एंगल छोटा किस केस में है, तो वाटर ज्यादा अट्रैक्शन दिखा रहा है, दिखा रहा होगा नहीं आ रही बात। तो आप ये कह सकते हैं कि जितना छोटा एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा उतना ही ज्यादा उसमें क्या होगा, एडहेसिव होगा। बोला एंगल ऑफ कांटेक्ट का मतलब समझ आएगा कि नहीं आएगा। आगे से कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि ये लिक्विड के पास ज्यादा है, ये लिक्विड के पास अट्रैक्शन ज्यादा है, वो सीधा बोलेगा इस लिक्विड का एंगल ऑफ कांटेक्ट विद द ग्लास सरफेस 60 है, इस लिक्विड का एंगल ऑफ कांटेक्ट विद द ग्लास सरफेस 75 है। तो आपको समझना पड़ेगा जिसका एंगल ऑफ कांटेक्ट कम है वो ज्यादा एडेशन दिखा रहा है, नहीं आएगा। सो हम बोलेंगे वाटर हैज स्ट्रॉन्ग एडहेसिव फोर्स देन इथेनॉल। क्यों भाई, सिंस इट्स एंगल ऑफ कांटेक्ट is smaller as compared to ethanol। नहीं पहले पढ़ा भाई। और ऐसे मुझे ऑप्टिक्स का बता सकते हो,
जितना बड़ा एंगल होगा उतना ज्यादा कोहेजन होगा, क्योंकि देखिए एंगल कब बड़ा होगा, अगर मान लीजिए कोहेजन बहुत ज्यादा है तो पार्टिकल बहुत क्लोज आएंगे, बहुत क्लोज आने का मतलब बहुत छोटी सी बना लेंगे, एंगल बड़ा कर देंगे नहीं कर देंगे, तो एंगल बड़ा कर देंगे नहीं कर देंगे। मान लीजिए इतना कोहेजन ही नहीं है तो हल्का सा कोहेजन है, तो फिर ऐसे में एंगल इतना बड़ा नहीं बन पाएगा। सुना नहीं यार बात सुनिए, आपको क्या करना है, ये रटना नहीं है, आपको एग्जाम में ही सोचना है इसके बारे में। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा पहली बात तो दोबारा सुनो, अरे 2 मिनट, व्हाट इज कोहेजन, व्हाट इज एडेशन, क्लियर है। ऐसे सभी लिक्विड जिनके पार्टिकल्स के बीच में खुद का अट्रैक्शन बहुत अच्छा है, जो खुद से ही बॉन्डिंग रखना पसंद करते हैं, दूसरे को वेट करना पसंद नहीं करते, वो सब में कोहेजन ज्यादा होता है। एडेशन उनमें ज्यादा होता है जो दूसरों को वेट कर देते हैं, दूसरों से अट्रैक्शन दिखा देते हैं। लाइक एग्जांपल के लिए पड़ा, वाटर और मरकरी ड्रॉप पे जो सरफेस पे गिराया, वाटर उसके ऊपर फैल गया, बट मरकरी नहीं फैला। क्यों भाई, क्योंकि मरकरी में कोहेजन बहुत ज्यादा था, उसने दूसरे को वेट करना चाहा ही नहीं, और इसमें एडेशन बहुत ज्यादा था, इसने दूसरे को गीला कर दिया भाई इस तरीके से, समझ रहे। तो ऐसे ही आपने पानी को इसमें कंटेनर में डाल के देखा, पानी ऐसे ब्रिम से चढ़ गया, यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ कि मरकरी पसंद नहीं करता दूसरे सरफेस से कांटेक्ट में रहना, और ये ऐसे है। तो आपको पता लगे किसमें एडेशन ज्यादा, किसमें कोहेजन ज्यादा। फिर आपको बताया व्हाट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट इज द एंगल मेड बाय द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एंड द सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड। लिक्विड के सरफेस पे जो टेंजेंट बन रहा है और सॉलिड सरफेस के बीच का जो एंगल है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट। हमने पाया कि जब एडेशन ज्यादा होती है तो ऑटोमेटिकली एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 छोटा ही मिल रहा है। देखो ना, एडेशन ज्यादा होने पे एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना मिल रहा है, 90 से छोटा। ये देख लो 90 से छोटा। अगर कोहेजन ज्यादा होती है तो अपने आप एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से बड़ा मिल रहा है। ये आप खुद देख लीजिए और खुद ही सोच लीजिए कि अगर ज्यादा एडेशन हुई तो एंगल छोटा हो जाएगा। और मानते हो कि नहीं मानते भाई? 90 थी जब कोई एडेशन नहीं थी, थोड़ी सी एडेशन बढ़ी 90 से कम हो गया, थोड़ी और एडेशन बढ़ेगी 90 से और कम हो जाएगा, थोड़ी और बढ़ेगी और 90 से कम हो जाएगा। 90 था जब कोई कोहेजन नहीं थी, कोहेजन थोड़ी सी बढ़ी 90 से बड़ा होगा, थोड़ी और कोहेजन बढ़ी और 90 से बड़ा हो गया। तो जितना बड़ा एंगल उतना बड़ा कोहेजन होगा उसके अंदर। सोच पा रहे कि सोच पा रहे? तो लिक्विड्स के बारे में सिर्फ एडेसिव और एंगल ऑफ कांटेक्ट से पता लग जाता है कि उनमें कोहेजन ज्यादा है या एडेशन ज्यादा है। नहीं पल्ले पड़ा, बहुत आसान है। मतलब अगर आप लॉजिकली कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो इजी है, समझ नहीं है। बस एक क्लास और बची है, नेक्स्ट क्लास, बस उसमें हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, फंडामेंटल खत्म हो जाएगा। लेकिन इतना पढ़ के रखना। आज के कितना टाइम हो गया? आप लोग क्या कर रहे हो फोन में? क्या कर रहे हो? एक बात मेरे को, कुछ बच्चों के साथ ये क्लास यहाँ चल रही है, आप लोग कुछ ना कुछ फोन में बिजी हो, पीछे आप बिजी हो, यहाँ 2-3 बच्चे ये बिजी हैं। ऐसा क्या आपको मतलब पर्सनली कुछ सोच के बताओ कि फोन में क्या ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट मिल रहा होगा जो यहाँ नहीं मिल रहा? मुझे नहीं लगता है ऐसा कि आप फोन में से कुछ ऐसा सीख पाओगे इस 1 घंटे ड्यूरेशन में, इससे बेटर जो यहाँ पर चल रहा है। चाहे कुछ भी आपको मुश्किल लग रहा है, समझ में ना आ रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं उससे ज्यादा फायदेमंद है यहाँ से। पेपर में यहाँ आगे नीट की तैयारी करोगे, पढ़ाई करोगे IIT की, तो ये आना है, स्कोर इसी से आना है, कॉन्फिडेंस इससे बिल्डअप होना है। पेरेंट्स भी उम्मीद आगे बैठे कि यही करके आओगे तो अच्छा नंबर लेके आओगे, लेकिन आपके लिए फोन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। बहुत बार मैंने समझाया, आप लोगों की उम्र ऐसी उम्र होती है इसमें सबसे ज्यादा गलतियां करता है इंसान, सबसे ज्यादा गलतियां, और फिर 4 से 5 साल बाद एक उम्र आती है जिसमें सबसे ज्यादा पछताता है इंसान। हाँ, ये रियलिटी है, उसमें फिर गलतियां नहीं करता, कि गलतियां जो उसको करनी थी वो कर चुका है, फिर वो सबसे ज्यादा पछताने वाली ही जाती है कि मैंने क्या कर लिया। जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम था लाइफ का वो मैंने खराब कर लिया। और ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ, आज नहीं तो कल एक दिन आपको रियलाइज होगा। जो बच्चे अभी नहीं संभलेंगे ना, एक दिन आप बहुत बुरा रियलाइज करेंगे और फील करेंगे कि पता नहीं दुनिया में मैं ही दुखी क्यों हूँ, कि भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, सबको दे दिया। भगवान ने सबको बराबर अपॉर्चुनिटी दी थी। आपको भी यहाँ 1 घंटे बैठने का मौका दिया था और दूसरे बच्चे को भी 1 घंटे यहाँ बैठने का मौका दिया था। आपके भी पेरेंट्स ने फीस पे करी थी, दूसरे बच्चे के पेरेंट्स ने फीस पे करी थी, उतनी ही, बट उसने उस अपॉर्चुनिटी को उठा लिया, आपने नहीं उठाया। सिंपल सी बात। तो आप कल को ये दोष मत दीजिएगा कि भगवान मेरे साथ ही बुरा क्यों करता है, मैं ही क्यों फाइनल रिजल्ट्स के अंदर 1 या 2 नंबर से रह जाता हूँ। तो रीजन है, अपॉर्चुनिटी सबको बराबर मिली हुई है। एटलीस्ट आप तो कह ही सकते हैं हमें बराबर मिली हुई है, और आप में से ही कोई होगा जो बहुत अच्छा भी करेगा आगे चल के, आप में से कोई होगा जो पिछड़ जाएगा वो पीछे। ये समय है, देखो इसको यूज कर लो, अच्छे से यूज कर लो। ये तो एक दिन रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं बचेगा। हम सिर्फ समझा सकते हैं, हमारे पास वो
ईयरली बैचेज आते रहेंगे, आप जाएंगे नेक्स्ट से दूसरा बैच आ जाएगा, हमें तो उनको पढ़ाना है, हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हमें तो जो 5-10 बच्चे हर साल निकलते हैं ना अच्छे, वो निकल जाते हैं हमेशा, बढ़िया रिजल्ट लेके आते हैं। पढ़ने वाले पढ़ के जाते हैं यहाँ से, ना पढ़ने वाले ऐसे भी चले जाते हैं, बिना पढ़े भी चले जाते हैं। लेकिन बार बार समझा रहा हूँ, आप एटलीस्ट कोशिश करना मत छोड़िए। मुश्किल होगा, मैं मान लेता हूँ फिजिक्स मुश्किल होगी, लेकिन पहली बात तो मैं बताऊँ आपको, आप इजी चीज़ें भी समझना नहीं चाहते। मैं यकीन से कह रहा हूँ, मैं अभी 9th क्लास यहाँ बैठी है, उनको कोहेजन एडिशन समझाऊंगा ना और ये टॉपिक समझाऊंगा क्या एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट वगैरह है, आपसे ज़्यादा बेटर समझ जाएगा, यकीन मानिए। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि 9th-10th के बच्चे ज़्यादा सीरियस हैं एज कम्पेयर टू आप लोगों, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा सीरियस है। सीरियसनेस आप में खत्म हो गई है, कोरोना की वजह से खत्म हो गई, लॉकडाउन की, कुछ भी कारण हो, व्हाटएवर, घर में बहुत बड़ा बिजनेस हो, सीरियसनेस खत्म हो जाती है। क्या करना है, पेरेंट्स तो कमाई रहे होता है, पापा का बिजनेस संभाल। ये मुझे ऐसा भी लगता है कि हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं बेसिकली हम सब मिडिल क्लास फैमिली से सारे के सारे, तो यहाँ किसी के साथ ऐसा भी नहीं होगा कि बहुत बड़ा किसी का बिजनेस हो घर में, फिर वो यहाँ नहीं पढ़ रहा होता तो कहीं और ही पढ़ रहा होता। तो ऐसा कुछ है नहीं, उसके बाद भी आप इतनी लापरवाही कर रहे हैं तो भैया अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लो। बहुत बच्चे हैं आपकी उम्र के जो इतने चिंतित रहते हैं ना, मैं यकीन बता रहा हूँ, इतने चिंतित रहते हैं अपने करियर को लेके कि सर हम क्या कर लें, हमें बता दो, मैं बड़ा परेशान हो रहा हूँ कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। पर्सनली मुझसे बात करते हैं बहुत बच्चे मेरे कॉन्टैक्ट में, 12th के हैं, 11th के हैं, 10th के हैं, जो ये सोचते रहते हैं कि हमें करना क्या है, और वो अपने एम को लेके इतना स्ट्रांग है ना और इतना बढ़िया तरीके से चीज़ें कर रहे हैं ना कि उनको कोई पछाड़ नहीं सकता। आपकी फाइट उन बच्चों से है जो दिन रात ये सोच रहे हैं कि हमें क्या करना है अपने करियर के अंदर, उन बच्चों से फाइट है, तो दिन रात लगे हुए हैं। आपने एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं समझा, वो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के एंट्रेंस के क्वेश्चन बना के बैठे हैं, क्या उनको डिफीट कर पाओगे आप? कहाँ से कर पाओगे? 135 करोड़ की पॉपुलेशन है, गिनी चुनी सीट्स हैं हर जगह पर, ऐसा भी नहीं न्यूजीलैंड में रह रहे हो 50 लाख की पॉपुलेशन है, वहाँ पर सब मिल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, वहाँ संसाधन ज़्यादा है, पॉपुलेशन कम है, सबको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिलती, लड़ते रहते सरकार से वैकेंसी निकालो, ये करो, वो करो, फलाना करो, ठिकाना। यहाँ अगर आपने अपने लिए नहीं सोचा ना तो इस समाज में बहुत पीछे रह जाओगे, और पीछे रहने का मतलब, समाज में पीछे रहने का मतलब कि कोई इज्जत ना हो। इंसान के पास कहते हैं ना बेसिकली 3 चीज़ें होनी चाहिए। 3 चीज़ें क्या क्या होती हैं? एक सम्मान हो, सम्मान तो कहाँ से आएगा भी तुम्हारे पास, कुछ ऐसा करा ही नहीं मुझे सम्मान है ना, या धन हो, पैसा बहुत सारा हो, या आपके पास शक्ति हो। इंसान सिर्फ ये 3 चीजों के लिए ही भाग रहा है, रियलिटी है इन 3 चीजों के पीछे सब भाग रहे हैं, धन, सम्मान और शक्ति। अगर ये तीनों चीजें जिसके पास हैं उसको किसी चिंता की जरूरत ही नहीं है, वो तृप्त हो चुका है समाज में। सम्मान भी है, जहाँ जाता है उसको इज्जत मिलती है, रिस्पेक्ट बहुत है, पावरफुल, पावर इतनी है कोई बोल ही नहीं सकता वैसे भी, और धन इतना है कि उसको किसी चीज की कमी नहीं है, कुछ भी खरीद सकता है। जिनके पास कोई 2 चीजें होती हैं, तीसरे के पीछे पूरी जिंदगी भागता रहता है, तीसरी चीज मेरे पास आ जाए। किसी के पास एक है और किसी के पास एक भी नहीं है, समझ रहे बात? धन भी नहीं है अभी तो भाई, सम्मान तो आएगा कहाँ से? सम्मान जैसा कुछ करा नहीं है, और शक्ति तो है कि मम्मी ज्यादा मार देती है, भाई ज्यादा मार देता है, शक्ति तो कहाँ से आएगी? ये भी नहीं है, तो अभी तो कुछ भी नहीं है ना। शुरुआत करनी है उठाने की, कि एटलीस्ट धन आए, फिर सम्मान आए, फिर शक्ति आए, कुछ तो आए एटलीस्ट। अभी कुछ भी नहीं है समझिए। और जिस इंसान के पास इन तीनों में से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ऐसी स्टेज भी लाइफ में रह सकती है 5 साल बाद कि आपको ना सम्मान मिला, रिलेटिव आते हैं तेरे नकारा, रिश्ता भी नहीं होगा तेरा, कुछ कर ले, हाँ इसी कहते सम्मान ना मिलना, कुछ तो कर ले बेटा, को जॉब कर ले, कहाँ से रिश्ता होएगा, ऐसे बोल देंगे। सम्मान नहीं है आपके पास, धन है नहीं, पापा से पैसे मांगने पड़ते हैं, पापा मोमोज खा के आने पैसे दो, थोड़े से दोस्त पार्टी कर रहे हैं, धन भी नहीं है, शक्ति तो वहां से आएगी ऐसे हालातों में, शक्ति का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। तो ये अगर तीनों ही चीजें लाइफ में नहीं हुई ना तो फिर आप बड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ऐसे बच्चे बड़े फ्रस्ट्रेट होते हैं। पहले के लोगों के पास एटलीस्ट ये होता था, धन नहीं होता था, शक्ति नहीं होती थी। पुराने टाइम में जो गुरु हुआ करते थे, टीचर्स लोग हुआ करते थे, उनकी समाज में इतनी इज्जत थी ना कि उनके पास सम्मान बड़ा बढ़ चढ़ के हुआ करता था। आजकल टीचरों का वो सम्मान भी नहीं है। मैं ऐसे सम्मान ना करना ही मानता हूँ कि आप ड्यूरिंग द क्लास फोन चला रहे हैं और टीचर पढ़ा रहे हैं ना, तो ये सम्मान ना करने जैसा है।
आजकल बच्चे इसको एक तरह की वो समझते हैं कि लाइबिलिटी की, हमने टीचर को फीस पे करे, टीचर का काम पढ़ाना है, पढ़ाएगा भाई। ये होता है सम्मान ना करना, कि आप समझ रहे हैं कि हम एज अ सर्विस दे रहे हैं पैसे देंगे। पहले के लोग ऐसे नहीं करते। आज भी अगर आप गांव में जाएंगे ना, जो हरियाणा साइड से, मैं अपने हरियाणा गांव की बता रहा हूँ, वहाँ टीचर की इतनी इज्जत है ना, मतलब गांव में बता रहा हूँ प्रेजेंट, कि वहाँ टीचर को आज भी ना बहुत बड़ा ओहदा मान। तो पुराने टाइम के टीचर्स हैं ना, उनकी एक अलग रिस्पेक्ट होती है, 20 लोग बैठे हुए ना और टीचर की बात पहले सुनते हैं। मैं अपनी बता रहा हूँ कि मेरे गांव में सबको, बड़े बड़े जितने भी हैं, सबको पता है कि टीचर है। सो इतने बड़े बड़े हैं, लेकिन मैं जब वहाँ बैठता हूँ ना, तो वो मुझे इतने रिस्पेक्ट में बात करते हैं। मैं हरियाणा गाँव की बात कर रहा हूँ, मेरे गाँव वहाँ इतना रिस्पेक्टफुल है टीचर के लिए, बहुत ज़्यादा। और ये होता भी था पहले बहुत सम्मान था टीचर। टीचर ने कह दिया, वो चीज़ वहीं रुक जानी चाहिए। हमारे शास्त्रों में तो टीचर को पेरेंट्स से बड़ा ओहदा दिया हुआ है, क्योंकि पेरेंट्स तो इस दुनिया में सिर्फ इंसान को लाते हैं, उसका खाना पीना भोजन करते हैं, बस यही है ना। एक्चुअली में इंसान को जीने का जरिया, उसको एक लायक इंसान, उसको समाज में रहना कैसे है, एक अच्छा इंसान जो बनाएगा, वो कौन बनाएगा? वो गुरु ही बनाता है। बेसिकली टीचर बताता है कि आपको ये करना है। और अगर किसी इंसान ने आपको पढ़ा लिखा, कि मैं सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा कि मैं हूँ, बचपन से आपको पता नहीं कि 100 टीचर्स पढ़ा रहे होंगे और आप करते करते यहाँ तक पहुंचे, तो हर एक टीचर का कॉन्ट्रीब्यूशन है आपकी लाइफ के अंदर, और उनसे बड़ा होता भी किसी का हो नहीं सकता। किसी दिन आप लगे बहुत लायक इंसान बन गए, IAS IPS बन गए, तो सबसे बड़ा थैंकफुल आपको अपने टीचर्स का होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस प्रोसेस में बहुत साथ दिया होगा। ठीक है, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि आपका बहुत क्रूशियल टाइम है, इसको बेकार मत करिए। पछताओगे बाद में, कुछ भी नहीं मिलेगा ना इन तीनों में से, बहुत पछताओगे। एटलीस्ट कुछ तो हो, सम्मान तो हो, एटलीस्ट इतना तो कुछ कर जाओ कि सम्मान, धन शक्ति देखी जाएगी। थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। इससे मैं क्या समझाऊँ तुम लोगों को? फोन चलाते दिखे होगे मेरे को, नेक्स्ट टाइम से